ये सब हमें एक लड़की से मिलवाने के साथ शुरू होता है जिसका नाम कातोको है, लेकिन हम उसे बस कोदो कहेंगे। कोदो अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठी है और फिर वो एक लड़के से बात करने जाती है जिसका नाम किरो है, जो हमारी मेन कैरेक्टर है। वो उसे हेलो कहती है, लेकिन लड़का हैरान है क्योंकि वो नहीं जानता कि वो कौन है। फिर वो कहती है कि तुम उस लड़की को कैसे नहीं पहचान सकते जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन वो जवाब देता है कि उसे याद नहीं आता कि वो कभी इतनी बड़ी मुसीबत में था कि किसी को उसकी जान बचानी पड़ी हो। हालांकि कोदो उसे बताती है कि 2 साल पहले इस अस्पताल में वो गलियारों से गुजर रहा था और कुछ बच्चे पास से गुजरे और उसे गलती से धक्का दे दिया, लेकिन गिरने से पहले कोदो ने उसे पकड़ लिया। किरो और उसकी गर्लफ्रेंड साकी ने उस दिन उसको थैंक्स कहा और उसने वादा किया कि वो हमेशा उसे याद रखेगा, और उसी पल कोदो के लिए ये पहली नज़र का प्यार था। कोदो किरो के देखने से बहुत मोहित हो गई और वो उसे एक गोट मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था, जबकि बाकी सभी के लिए वो एक साधारण लड़का था। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं और किरो उसे बताता है कि अब उसे याद आ गया और फिर माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे लड़कियों के चेहरे याद रखने में मुश्किल होती है, खासकर जब उसने नई टोपी पहनी हो। फिर वो उसके बगल में बैठ जाती है और खुद को फिर से इंट्रोड्यूस कराती है ताकि वो उसे फिर कभी न भूल सके। कोदो कहती है कि उन्हें डेटिंग शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि उसे पता था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड साकी के साथ उसका रिश्ता खत्म हो गया था और वो सिंगल था, लेकिन वो चाहती है कि वो उसे बताए कि उन्होंने ब्रेकअप क्यों किया। और तब वो उसे बताता है कि एक रात जब वो दोनों नदी के किनारे से गुजर रहे थे, एक मॉन्स्टर सामने आया, इसलिए वो भाग गया और फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया और यही वजह से था कि वो अलग हो गए। लेकिन कोदो उसे बताती है कि ये एक झूठ है और असलियत में जो हुआ वो ये था कि मॉन्स्टर असलियत में किरो से डर गया था और उसकी गर्लफ्रेंड भी अब उससे डर गई थी, क्योंकि उसने देखा कि मॉन्स्टर किरो से कितना डरा हुआ था और इसने उसे सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि वो असलियत में कौन था। फिर कोदो समझाती है कि सभी मॉन्स्टर उसकी असली पहचान जानते हैं और उसे सबसे ज्यादा डरावना मानते हैं। इसलिए किरो कोदो से पूछता है कि वो असलियत में कौन है। तब वो उसे बताती है कि वो सभी मिथिकल क्रीचर्स, मॉन्स्टर्स और स्पिरिट्स जिन्हें योकै कहा जाता है, उनके लिए गॉडेस ऑफ विजडम है। लेकिन किरो उसे नहीं मानता, इसलिए वो उसे 4 साल पुराने अखबार खोजने को कहती है जिसमें एक लड़की की कहानी है जो गायब हो गई थी लेकिन बाद में एक आँख और एक पैर के बिना मिली थी। कोदो फिर चली जाती है और बस पकड़कर घर जाती है और तभी उसे एक स्पिरिट क्रीचर मिलता है जो उससे मदद मांगता है और बताता है कि लाइब्रेरी में एक डीमन मॉन्स्टर छिपा हुआ है, लेकिन वो कहती है कि वो कल इसका ध्यान रखेगी क्योंकि वो किरो का पीछा कर रही है। अगले दिन हम देखते हैं कि किरो ने कोदो के बारे में अखबार ढूंढ लिया और जो हुआ था उसके बारे में जान लिया। कोदो उससे पूछती है कि क्या उसकी जांच उसके लिए उसे मानने के लिए काफी है, लेकिन वो कहता है कि ये अभी भी ये साबित नहीं करता कि वो गॉडेस ऑफ विजडम है। तभी एक आदमी उसके सामने एक लोमड़ी में बदल जाता है और कोदो को बताता है कि लाइब्रेरी में एक मॉन्स्टर आ गया है और उससे मदद मांगता है। लोमड़ी सिर्फ किरो को देखकर ही डर जाती है। लोमड़ी को बदलते हुए देखकर वो कहता है कि अब वो उसकी कहानी पर विश्वास करता है और फिर वो दोनों लाइब्रेरी की ओर जाते हैं। जब वो लाइब्रेरी पहुंचते हैं तो वो मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। चूंकि किरो भी उसे काबू में नहीं कर सकता, वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर दौड़ने के बाद वो घूमकर मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है और मॉन्स्टर उसका पूरा हाथ खा जाता है। कोदो डर जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि किरो इमोर्टल है और उसके पास रिजनरेशन एबिलिटी है। मॉन्स्टर किरो का मांस खाने के बाद मर जाता है। कोदो इससे चौंक जाती है और किरो से पूछती है कि वो असलियत में कौन है। और फिर किरो कहता है, तुम बस अपने मिथिकल क्रीचर्स से पूछ सकते हो कि मैं कौन हूँ। वो उसे ये भी बताता है कि जब वो छोटा था उसने 2 तरह के मॉन्स्टर का मांस खाया था जिससे उसे अमरता की शक्ति मिल गई थी। अगले दिन किरो अपने कजिन से मिलने अस्पताल जाता है और वहाँ उसे कोडो मिलती है। वो कल लाइब्रेरी में हुई घटना के बारे में बात करते हैं और वो उससे उसके हाथ के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि वो ठीक है और कहता है कि जब वो छोटा था उसने एक जलपरी का मांस खाया था
जिससे उसे पूरे शरीर का पुनर्जनन मिल गया। लेकिन कोडो कहती है कि जलपरी का मांस खाने से अमरता भी मिलती है, फिर भी वो अब बच्चा नहीं दिखता। वो कहता है कि ये शायद दूसरे मांस के वजह से हो सकता है जो उसकी अमरता की शक्ति को प्रभावित कर रहा है। वो उससे पूछती है कि दूसरा मांस कौन सा था, लेकिन वो जवाब नहीं देता। इसके तुरंत बाद कोडो उसे एक मिथिकल क्रीचर जो कि एक जायंट सर्पेंट है, उससे मिलने के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि उसने सुना था कि जायंट सर्पेंट के कुछ सवाल हैं जिनका जवाब केवल वो दे सकती है। लेकिन किरो मना कर देता है और कहता है कि उसके पास और भी महत्वपूर्ण काम है। तो कोडो अकेले ही उस जायंट सर्पेंट से मिलने जाती है। जायंट सर्पेंट उसे बताता है कि सभी इंसान उसे भूलते जा रहे हैं, क्योंकि उसे कई सालों से इंसानों से कोई प्रार्थना नहीं मिली है और अब इंसान उसे जल के देवता के रूप में नहीं पूजते। इसके बाद वो देखता है कि कोडो उदास है, तो जायंट सर्पेंट उससे पूछता है कि क्या गलत है। कोडो जवाब देती है कि वो इसलिए उदास थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड किरो उसके साथ नहीं आया। वो माफी मांगती है और जायंट सर्पेंट से पूछती है कि उसने उसकी मदद क्यों मांगी। जायंट सर्पेंट उसे बताता है कि कुछ दिन पहले एक महिला ने झील में एक लाश फेंकी थी। वो महिला तान्यो थी और वो लाश याशिहाराहिरू नाम के एक आदमी की थी जो तान्यो के एक्स बॉयफ्रेंड का बॉस था। तान्यो को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और उसने पुलिस को बताया कि उसने लाश झील में इसलिए फेंकी थी क्योंकि उसने सुना था कि एक जायंट सर्पेंट है जिसे इंसान खाना पसंद है और उसने इसे बलि के रूप में चढ़ाया, लेकिन ये सच में एक झूठ था, क्योंकि जायंट सर्पेंट ने उसे झील में लाश फेंकते हुए देखा था और जब उसने उसे फेंका तो वो बुदबुदाई कि मुझे सच में उम्मीद है कि कोई तुम्हें खोज लेगा। उसने ये भी देखा कि उसने शरीर के साथ कोई भारी चीज नहीं बांधी थी ताकि डेड बॉडी डूब न सके, इसलिए वो चाहती थी कि ये जरूर मिले। इसलिए वो कोडो से मदद मांग रहा है, क्योंकि उसे उससे इसका जवाब चाहिए। कोडो जायंट सर्पेंट की मदद करने की कोशिश करती है और उसे कई वजह बताती है कि ये क्यों हुआ, लेकिन हर वजह एक अधूरी कहानी बनकर रह जाती है। फिर वो उसे एक और वजह बताती है और समझाती है कि ये सब उसके एक्स बॉयफ्रेंड मचाई से शुरू हुआ था। मचाई की मौत एक औरत की बाहों में हुई थी और वो औरत उसके ऑफिस में काम करती थी। मचाई के मरने के बाद ये बात सामने आई कि उसने हिरू के लिए काम करते हुए कुछ पैसों में हेरफेर की थी और अपने खाते में बड़ी रकम जमा की थी। उसे पता था कि बॉस को ये बात पता चल जाएगी और उसके पास पैसे छुपाने की कोई जगह नहीं थी। मचाई और उसके ऑफिस में काम करने वाली लड़की ही इस बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने मिलकर बाथटब में मरने का फैसला किया। जब ये हुआ तब तान्यो मचाई के बच्चे की मां बनने वाली थी और उसे लगा कि वो उस आदमी का बच्चा लिए हुए है जिसने उसे धोखा दिया। बाद में उसका मिसकैरेज हो गया, इसलिए उसने गुस्से में उस अनबोर्न बेबी को नदी में फेंक दिया। तान्यो ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया, शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर में अकेले रहने लगी। कई साल बाद हिरू उसके घर आता है और उससे कबूल करता है कि असल में उसने ही पैसे चुराए थे और मचाई और उसकी सहकर्मी ही इस बात को जानते थे और उन्होंने इसे सबको बताने की धमकी दी थी, इसलिए उसने दोनों को मार दिया। उसकी बात सुनकर तान्यो ने बॉस से बदला लिया और उसकी लाश नदी में फेंक दी, ये उम्मीद करते हुए कि पुलिस पूरी नदी में तलाश करेगी और उन्हें उसका अनबोर्न बेबी मिल जाएगा। उसका मचाई के साथ ऐसा ही संबंध था, इसलिए उसने बुदबुदाकर कहा कि उसे सच में उम्मीद है कि कोई उसे ढूंढ ले। जायंट सर्पेंट को ये सब समझाने के बाद वो देखती है कि किरो, जो सारा समय छुपा हुआ था, सारी बातचीत सुन रहा था। फिर कोडो किरो के साथ वो वहां से निकलती है और उसे बताती है कि उसने जायंट सर्पेंट को जो भी बताया वो सब झूठ था, क्योंकि उसने अपने एक आत्मा को तान्यो पर नजर रखने के लिए भेजा था जब वो हिरासत में थी और आत्मा ने तान्यो को सच्चाई कहते हुए सुना। असली वजह ये थी कि वो देखना चाहती थी कि जायंट सर्पेंट लाश को कैसे खाता है। 2 साल बाद हम देखते हैं कि किरो की एक्स गर्लफ्रेंड साकी अब पुलिस ऑफिसर है। साकी और उसका साथी हाल के एक केस पर चर्चा करते हैं जिसमें एक आदमी गाड़ी चलाते समय नदी में गिर गया था। घटना के तुरंत बाद उस आदमी ने साकी को बताया कि उसने एक खूबसूरत गोस्ट को देखा था। उसने बताया कि उस गोस्ट का कोई फेस नहीं था, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में साकी ने लिखा कि वो एक पिल्ला था जो सड़क पर आ गया था, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया। उसका साथी उससे कहता है कि हमें वही लिखना चाहिए जो इसने बताया है,
लेकिन साकी ने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट में गोस्ट का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि इससे सिर्फ प्रॉब्लम्स ही होंगी। साकी ने अपने साथी को बताया कि ये काम एक गोस्ट स्टील लेडी का था, जिस पर उसके साथी ने जवाब दिया कि उसने स्टील लेडी के ऐसे ही कई मामलों के बारे में सुना है, लेकिन फिर भी वो मान नहीं सकता कि गोस्ट असलियत में होते हैं। उसके साथी के जाने से पहले साकी उसे बताती है कि ये आत्माएं और योका इस दुनिया में मौजूद हैं और उसका अपना एक्स बॉयफ्रेंड किरो भी इन मॉन्स्टर की तरह था, लेकिन एक इंसान के रूप में, और इसी वजह से उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। फिर वो उस जगह की जांच करने जाती है जहां ये घटना हुई थी और उसकी मुलाकात कोडो से होती है, जो उस पर गिर जाती है। कोडो का सामना स्टील लेडी से हो रहा था और साकी ने स्टील लेडी के बारे में सुनते सुनते तंग आकर उसे अभी हराने का फैसला किया। वो स्टील लेडी से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ सीधे उसके शरीर के आर पार हो जाता है। स्टील लेडी ने फिर एक मेटल की बीम साकी पर फेंकी और उसे गिरा दिया। कोडो उसकी मदद करती है और स्टील लेडी से मुकाबला करती है। थोड़ी देर बाद गोस्ट भाग जाती है। साकी कोडो से पूछती है कि वो गोस्ट को क्यों मार सकी जबकि वो नहीं कर पाई। कोडो समझाती है कि वो बाकी इंसानों की तरह नहीं है। कोडो साकी को बताती है कि उसे जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना चाहिए और पुलिस को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कई समस्याएं पैदा होंगी। फिर साकी अपना बैज निकालती है और बताती है कि वो एक ऑफिसर है और उसे थाने ले जाकर सवाल पूछने की पेशकश करती है और उसकी लड़ाई में लगी चोटों का इलाज करने का ऑफर देती है। लेकिन जब कोडो ने बैज देखा तो उसने नाम पढ़ा और समझ गई कि वो किरो की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो हैरान हो जाती है और कहती है कि अगर उसे पहले से पता होता कि वो कौन है तो वो उसे स्टील लेडी से नहीं बचाती। साकी उसकी इस बात पर गुस्सा हो जाती है। वो साकी के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं और कोडो उसे बताती है कि वो और किरो अब डेट कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। वो साकी को उनकी साथ की तस्वीरें दिखाती है, लेकिन तस्वीरें देखकर साकी कहती है कि उन्हें साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि किरो सभी तस्वीरों में दुखी और उदास दिखता है। कोडो इस बात से मना करती है, लेकिन साकी कहती है कि वो उसे बेहतर जानती है क्योंकि वो 4 साल तक उसके साथ थी। साकी कोडो से पूछती है कि जब वो स्टील लेडी का सामना कर रही थी तब किरो वहाँ क्यों नहीं था। कोडो जवाब देती है कि वो करीब 1 हफ्ते पहले गायब हो गया और आखिरी बार उसने उसे टेक्स्ट किया था कि उसे ढूंढने की कोशिश ना करें। कोडो वहाँ से जाती है और एक बहुत बड़े स्केल्टन के रूप में एक आत्मा का इस्तेमाल वहाँ से जाने के लिए करती है। साकी तब स्टील लेडी के बारे में और जानने की कोशिश करती है और पता करती है कि वो मरने से पहले कौन थी। उसने पाया कि उस लड़की का असली नाम कारेन नानासे था। उसका काम उस समय ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन एक दिन उसे एक इम्पोर्टेंट रोल मिला और वो एक फेमस आइडल बन गई और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए जो उसे चाहते थे। वो खोज जारी रखती है और एक वेबसाइट पाती है जो उस आइडल के बारे में है। ये एक फैन विकी पेज है और वहाँ उसे नानासे के बारे में सब कुछ पता चलता है। वो विकी पर क्लिक करती है और उसे नानासे के पिता की मौत के बारे में जानकारी मिलती है। उसके पिता की सीढ़ियों से गिरकर दुर्घटना में मौत हो गई थी, लेकिन अफवाहें थीं कि नानासे ने ही अपने पिता को मारा था क्योंकि वो उसके फेमस होने और परिवार को शर्मिंदा करने से नफरत करता था। इस अफवाह के वजह से नानासे को अस्थायी रूप से एक्टिंग से हटना पड़ा। कुछ दिनों बाद नानासे की मौत कंस्ट्रक्शन की जगह पर गिरती हुई स्टील बीम्स के वजह से हो गई। अब कोडो भी स्टील लेडी को हराने का तरीका खोज रही है क्योंकि उसकी सभी आत्माएं और छोटे जीव उससे डरते हैं और चूंकि वो उनकी देवी है, उसे लगता है कि उसे रोकना होगा। बाद में कोडो रेस्टोरेंट में जाती है और एक आत्मा से मिलती है जो उसे बताती है कि स्टील लेडी दिखाई दी है। वो वहां पहुंचती है और देखती है कि कोई उससे लड़ रहा है और वो किरो है। साकी भी वहां पहुंचती है और दोनों मिलकर किरो को स्टील लेडी से लड़ते हुए देखते हैं। किरो लड़ाई हार रहा होता है और स्टील बीम से एक बड़ा हमला झेलता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, लेकिन वो खुद को रिवाइव कर लेता है और अचानक उसके सभी हमलों को प्रिडिक्ट करने लगता है। साकी समझ नहीं पाती कि वो ऐसा कैसे कर पाया। कोडो बताती है कि जब वो छोटा था उसने दूसरा मांस क्यूटेन नामक जानवर का खाया था। आमतौर पर कोई भी इस मांस को खाने के बाद नहीं बचता और उसकी दादी ने उसे जलपरी का मांस और उसके बाद क्यूटेन जानवर का मांस खिलाया था।
क्यूटेन का मांस खाने के बाद उसने भविष्य देखने की क्षमता प्राप्त की, हालांकि वो इस शक्ति का इस्तेमाल केवल तब कर सकता है जब वो मरता है। इसलिए जब स्टील लेडी उसे मारती है तो वो भविष्य देख सकता है, और जब वो वापस जीवित होता है तो उसके सभी हमलों की भविष्यवाणी कर सकता है। हम लड़ाई पर वापस आते हैं और किरो उसका गला तोड़ देता है, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि वो खुद को ठीक कर लेती है और फिर भाग जाती है। इसके बाद किरो देखता है कि वो दोनों उसे देख रहे हैं और वो सभी साकी के अपार्टमेंट में मिलने का फैसला करते हैं। वो सभी स्टील लेडी को हराने के बारे में बात करते हैं और तभी कोडो बताती है कि वो बाकी योके स्प्रिट से अलग प्रकार की गोस्ट है क्योंकि वो उन इंसानों की कल्पनाओं से बनी है जिन्होंने उसे आइडल माना। इन लोगों ने उसे नाम और रूप दिया जिससे वो असलियत में आ गई। साकी कोडो से पूछती है कि इतने सारे लोग एक ही जैसा कैसे सोच सकते हैं ताकि वो जीवित हो सके, और कोडो बताती है कि ये उसके फॉलोअर्स द्वारा बनाई गई विकी पेज की वजह से हुआ है। उसे रोकने के लिए उन्हें स्टील लेडी की कहानी को फिर से लिखना होगा और उसे इतना दिलचस्प बनाना होगा कि हर कोई ये मानना बंद कर दे कि स्टील लेडी असली गोस्ट है। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो स्टील लेडी के सभी चाहने वालों की राय बदल जाएगी और वो अस्तित्व में नहीं रहेगी। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए कोडो को अधिक जानकारी की आवश्यकता है और वो साकी से उसकी जांच की फाइलें मांगती है। उन फाइलों में करेन नानासे के बारे में सभी आवश्यक जानकारी होती है। वो घटना स्थल पर जाते हैं और एक गोस्ट की मदद से पुष्टि करते हैं कि वो सच में मेटल की बीमों के नीचे कुचली गई थी, हालांकि वो असलियत में रास्ते से नहीं हटी, जैसे कि वो खुद ही कुचल जाना चाहती थी। वो गोस्ट से बात करते हैं और सभी सहमत होते हैं कि उन्हें पुरानी कहानी को बदलने के लिए एक नकली कहानी बनानी चाहिए और स्टील लेडी से छुटकारा पाना चाहिए। कहानी को सक्सेसफुल करने के लिए वो किरो की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो अलग अलग फ्यूचर्स देख सके और वो भविष्य देख सके जहां नानासे नहीं होगी। उस रात हम देखते हैं कि साकी का साथी स्टील लेडी का शिकार बन चुका है। इस खबर के फैलने से कोडो के स्टील लेडी को हराने के मौके कम हो जाते हैं, इसलिए वो तेजी से सोचने लगती है कि स्टील लेडी को हमेशा के लिए हराने की कहानी क्या हो सकती है। कुछ घंटों के बाद उसके पास स्टील लेडी से छुटकारा पाने के 4 तरीके होते हैं, लेकिन इससे वो बहुत थक जाती है और सोना चाहती है। साकी और किरो खाना लेने बाहर जाते हैं। साकी किरो से पूछती है कि वो कोडो को क्यों डेट कर रही है, क्योंकि वो उसकी पसंद की नहीं है। वो ये भी बताती है कि उसे पता है कि वो अपनी चचेरी बहन रिका से प्यार करता है, जो पिछले 3 साल से हॉस्पिटल में है और जिसे किरो अक्सर देखने जाता है। वो उसकी चचेरी बहन से मिलने जाते हैं, लेकिन जब वो मिलते हैं तो साकी डर जाती है, जैसे जब उसने किरो से ब्रेकअप किया था। किरो साकी को समझाता है कि भले ही वो बीमार है, वो नहीं मरेगी क्योंकि उसके पास भी वही शक्तियां हैं और उसने भी दोनों टाइप के मांस खाए थे। कोडो के जागने के बाद वो साकी से बात करती है, जो उससे पूछती है कि क्या उसे पता था कि रिका के पास भी किरो जैसी शक्तियां हैं। कोडो बताती है कि उसे ये पता था और वो ये समझने लगते हैं कि वो असलियत में कौन है। कोडो समझाती है कि हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद वो कुछ हफ्तों तक उनके साथ रही। पहले तो उनका आपस में तालमेल नहीं बैठा, लेकिन समय के साथ वो दोस्त बन गए। वहाँ रहते हुए उसने देखा कि रिका हमेशा कंप्यूटर पर रहती थी और आर्ट बनाना पसंद करती थी, लेकिन एक दिन वो अचानक चली गई। अब तक उसे ये एहसास नहीं हुआ था कि वही स्टील लेडी का पेज बनाने वाली थी, क्योंकि उसकी पेंटिंग शैली वही थी जो विकी पर दिखाई गई छवि में थी। कोडो को कभी नहीं लगा कि वो इसके पीछे हो सकती है। अब उसे समझ आया कि किरो को पहले से ही पता था कि रिका स्टील लेडी की क्रिएटर है, और यही वजह थी कि वो 1 हफ्ते से अधिक समय से गायब था क्योंकि वो उसे ढूंढने गया था। इसलिए उसने कोडो को उसे ढूंढने से मना किया था। स्टील लेडी को हराना इतना कठिन इसलिए रहा है क्योंकि रिका अपनी भविष्यवाणी की शक्ति का इस्तेमाल करके वो भविष्य देखती है जहां लोग स्टील लेडी पर सबसे अधिक विश्वास करते हैं। लेकिन हर बार जब वो इस शक्ति का इस्तेमाल करती है तो वो मर जाती है और वापस जीवित हो जाती है, जिससे उसका शरीर कमजोर हो जाता है। उसने ऐसा सैकड़ों बार किया है ताकि गोस्ट को जीवित रखा जा सके। एक योकाई आत्मा कोडो से मिलने आती है और बताती है कि उसने स्टील लेडी को ढूंढ लिया है। कोडो कहती है कि ये उसे हराने की आखिरी रात होगी।
उन्हें किरो की जरूरत होगी जो स्टील लेडी से लड़ेगा, जबकि साकी और कोडो विकी पेज पर नकली कहानियां लिखेंगे ताकि लोगों को ये विश्वास दिला सकें कि वो असली गोस्ट नहीं है, जिससे वो कमजोर हो जाएगी और लास्ट में गायब हो जाएगी। रिका अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दिखाई जाती है जहां वो ऐसा भविष्य चुनती है जहां स्टील लेडी अब भी मौजूद हो। किरो इसका उल्टा करने की कोशिश करता है। कोडो साइट पर लोगों को ये समझाने की कोशिश करती है कि गोस्ट असली नहीं है और ये असलियत में कोई और है जो स्टील लेडी के रूप में अपराध कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस की जांच कभी असली अपराधी की ओर नहीं जाएगी। हालांकि वो लोगों को अपनी बातों पर विश्वास दिलाने में असफल रहती है और लोग उसका विरोध करते हैं। वो कई और वजह से बताने की कोशिश करती है कि वो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन असफल हो जाती है। फिर वो अपनी चौथी और आखिरी कहानी बताती है जहां वो विकी पर लिखती है कि करिन नाना से असलियत में अभी भी जीवित है और वो अपने पिता को मारने की अफवाहों की वजह से सुर्खियों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, जिससे उसका परिवार और बहन उसे छोड़ चुके थे और वो एक नई शुरुआत चाहती थी। वो ये काम खुद जैसी दिखने वाली एक और लड़की को ढूंढ कर करती है। जब वो उससे मिली तो वो दोस्त बन गईं। एक दिन उसने उससे एक रिक्वेस्ट किया कि वो एक झांसा बने और पापराजी को उस जगह से दूर ले जाए जहां वो थी। वो मदद के लिए मान जाती है, अपने बाल रंग लेती है और नानासे के कपड़े पहनती है। वो उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर भागने के लिए कहती है और वो बाद में मिलने का वादा करती है। फिर वो उसे बेहोश कर देती है और उसके चेहरे को स्टील बीम से कुचल देती है ताकि उसकी पूरी पहचान न हो सके। इस तरह नाना से उसकी जगह ले सकती थी और एक सिंपल लाइफ जी सकती थी। लेकिन कुछ यूजर्स पूछते हैं कि अगर असली नाना से जीवित है तो स्टील लेडी नाना से का क्या मतलब था। फिर अन्य यूजर्स बताते हैं कि असली नाना से ही हो सकती है जिसने उसे बनाया और विकी पेज खुद ही बनाया ताकि दुनिया को यकीन हो सके कि वो मर चुकी है। इसके वजह से हर कोई मानने लगता है कि नाना से असलियत में अभी भी जीवित है और उसने ये वेबसाइट खुद बनाई ताकि ये छुपा सके कि वो जीवित है। और यही वो समय होता है जब किरो आखिरकार गोस्ट को हरा देता है और वो अस्तित्व से गायब हो जाती है। देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। तब तक के लिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें।